तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं। और कल जो हम लोगों ने टॉपिक किया था वो क्या था? तो वो सिंधु घाटी के सभ्यता पार्ट 2 था। इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 था। अभी जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? तो आज का जो टॉपिक है वो वैदिक काल है। वैदिक काल है। सिलेबस एनालिसिस जो हम लोग किए थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक पाषाण काल था, उसके बाद जो है ताम्र पाषाण काल था, उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी, और उसके बाद जो है वैदिक काल था। तो पाषाण काल में मानव जीवन पत्थरों से घिरा हुआ था। 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इस तरीके से जो है, हाँ बेटा इतना जल्दी खत्म हो गया, मतलब कि क्या चाहते हैं? 1 यूनिट 2 दिन में खत्म हुआ है। 10 यूनिट तो यहीं पे है, 10 लगभग उधर है। केवल बेटा आप लोग का कोर्स कितने महीनों का है मुझे नहीं पता। केवल हिस्ट्री जो मैं पिछला बैच अभी कंप्लीट किया हूं प्रहार का, पिछले साल सितंबर से हिस्ट्री चल रहा था, और अभी 15 दिन पहले जाके केवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब लगभग 7 महीना तक वो बच्चे जो हैं इतिहास ही, तो ये 2-2 दिन पढ़ेंगे एक एक यूनिट को, तब जाकर के 6 महीना में पूरा इतिहास जो है आपका खत्म होगा। तो नया नया शुरू हुए हैं, नया नया में लग रहा है ना, 1 महीना बीतने दीजिए, ठीक है। तब समझ में आएगा, जब 15-20 टॉपिक हो जाएगा उसके बाद समझ में आएगा कि जीएस है बेटा, जनरल स्टडी का सिलेबस है, जनरल स्टडी की तरह ही रहने देना है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें से 6-7 इंपॉर्टेंट है तृप्ति। जो प्रमुख स्थल हैं जैसे मोहनजोदाड़ो है, अगर लिखना चाहते हैं तो 5-6 स्थल के बारे में लिखेंगे। अभी बेटा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 6-7 स्थल इंपॉर्टेंट है, अगर लिखना चाहिए चाहते हैं तो उसे लिख लीजिए, या जो हम लोग का संपूर्ण बुकलेट होगा उसमें होगा। यूट्यूब पे जानबूझ करके नोट्स नहीं बनवाया गया था, यूट्यूब के मंच पे जानबूझकर नोट्स नहीं बनवाया गया कि यूट्यूब में बच्चे जो है ओपन प्लेटफॉर्म है और वो थोड़े से नीरस से होने लगते हैं। अभी बच्चों आज क्लास में हम लोग आ चुके हैं, बाकायदे हर टॉपिक का नोट्स बनेगा। घर के दरवाजे खिड़कियां गली में खुलती थी, लेकिन लोथल में खिड़कियां बेटा कहां खुलती थी? तो चैप्टर बेटा कैसे मिसिंग हो जाएगा? बुक आ गया और चैप्टर मिसिंग है, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोगों के पास भी बुक भेजा जाता है, टीचरों के पास भी, तो हम लोग के पास तो एक भी चैप्टर मिसिंग नहीं है बेटा जो है। आइए जो है अभी बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग जो है उसके 5-7 स्थल जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर चाहें तो आप लोग लिख लीजिए जो है। हाँ, प्रमुख स्थल और वहां से कौन सी चीजें मिली हुई हैं यही वो पूछते हैं। तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, राखीगढ़ी है, बनवाली है, तो ये 5-6 जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों जो है, कल वाला जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए, उसका आंसर प्रैक्टिस किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का परवर्ती इतिहास को क्या दिन था, कुछ प्रैक्टिस किए थे? आपका ऑर्डर अगर पीडब्ल्यू ने कैंसिल कर दिया बेटा तो आप क्लास में कैसे हैं? इधर उधर की बातें आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है। जैसे आपका नाम अंशुल होगा, घर का नाम आपका गप्पू होगा, पप्पू होगा, पिंटू होगा, तो घर के पिंटू, पप्पू और अंशुल जो है वो दोनों एक ही हैं। तो इसको मैंने पहले क्लास में बेटा बताया था कि शुरू में सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। बाद में इसका विस्तार जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बाहर हो गया, तो इतिहासकारों ने जो पहला स्थल की खुदाई हुआ था उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता कहा, तो तकनीकी रूप से इसे हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है। आइए जो है अब बेटा थोड़ा सा अपने दिल को आराम दीजिए, चैन दीजिए, अब कमेंट में थोड़ा सा शांति बनाइए, तो और मुझे आगे बढ़ने दीजिए। बाकी कुछ जो चीजें रहेंगी उसे कल भी पूछिएगा। सैटरडे को डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पहले आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं, उसके बाद फिर क्लास शुरू की जाती है, और कुछ जो बढ़ जाएगा बच जाएगा वो सैटरडे भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इत्मीनान बरतिए और मुझे आगे बढ़ने दीजिए। तो आइए बच्चों जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये क्या थी? ये नगरीय सभ्यता थी। इसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था ताम्रपाषाण काल क्या था, ग्रामीण संस्कृति थी। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद जो वैदिक काल आता है, ये भी बच्चों क्या है, ये भी ग्रामीण संस्कृति था।
तो पहले ही दिमाग में डाल दीजिए कि जो नया यूनिट हम लोग करने जा रहे हैं वैदिक काल, ये भी ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है, आइए आइए जो है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि वैदिक काल, वैदिक काल में क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो पहला जो है समय काल, समय काल का निर्धारण। फिर देखेंगे हम लोग कि आर्य कौन थे। फिर देखेंगे कि आर्य कहां से आए थे। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक एज, हु वेर द आर्यंस, फ्रॉम वेयर दे केम। आर्य कौन थे, आर्य कहां से आए थे। इसके बाद जो है अगला मुद्दा हम लोग देखेंगे, भारत में आर्यों का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैदिक काल की सामान्य विशेषताएं कैसी थी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वैदिक काल की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, फिर वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट टॉपिक जो होगा वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के मध्य समानताएं एवं असमानताएं। व्हाट वेर द सिमिलरिटीज इन बिटवीन द वैदिक कल्चर एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। समानता और असमानता भी देखना है। तो चलिए बच्चों, ये पूरा जो है वैदिक काल में क्या क्या आपको पढ़ना है उसका एक मैंने सिनॉप्सिस दे दिया। सबसे पहला मुद्दा हम लोग देखेंगे इसका समय काल का निर्धारण कैसे होगा। फिर देखेंगे आर्य कौन थे, आर्य कहां से आए थे, भारत में उनका भौगोलिक विस्तार क्या था, वैदिक काल की सामान्य विशेषताएं क्या थी, वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं। और इस मुख्य विशेषताओं में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग जो है राजनैतिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता और धार्मिक सांस्कृतिक विशेषताओं को देखा जाएगा। फिर मेंस का एक क्वेश्चन किया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के मध्य समानता और असमानता के बिंदु कौन से हैं। सही है। आइए बच्चों, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समय काल का निर्धारण क्या है। समय काल का निर्धारण, अब जो एक मुद्दा आप लोग सुने हुए हैं वैदिक साहित्य के बारे में सुने ना, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर वैदिक साहित्य पे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, हर वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर उसके बाद जो है अरण्यक है, उपनिषद है, उपनिषद को वेदांत कहते हैं, यहीं पे वेदों का अंत हो जाता है। तो बच्चों मैंने कल भी आप लोग को बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। ये जो प्राचीन भारत आपको दिख रहा है कि एक एक यूनिट समाप्त हो रहा है, वस्तुतः यह पूर्णतः समाप्त नहीं हो रहा है। अभी हर यूनिट का लगभग 30% मसला जो है, 30% सिलेबस जो है वो बचा है। अब बच्चों मुद्दे की बात है कि 30% जो सिलेबस बचा है, देखने में तो लग रहा है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया, वैदिक काल शुरू। इसका 30% आप कहां पे पढ़ेंगे, तो इसका 30% आप जो है जब कला और संस्कृति आप लोगों का स्टार्ट होगा, आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होगा, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य यहां पे आपका नहीं होगा, ये कला और संस्कृति का मुद्दा है। जब कला और संस्कृति हम लोग करेंगे तो वहां पे वैदिक साहित्य के बारे में आप विस्तार से देखेंगे। आइए बच्चों जो है, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, जब एक बार टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो जो भी आप कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं उस पर बेटा जवाब नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जितनी संख्या में आप लोग खुद देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स आपके सामने होगा, और कमेंट अभी भी किस तरीके से जो है आगे निकल रहा है, तो जितनी आप संख्या में है उससे 3 से 4 गुना बच्चे जो है वीडियो लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डेड देखते हैं। जो नौकरी कर रहे हुए लड़के हैं, मान लीजिए कोई रेलवे में नौकरी कर रहा है, कोई एसएससी में नौकरी कर रहा है, भाई सबका जो जहां पे है, सबका सपना होता है कि मुझे मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों का एक ही ख्वाहिश होता है कि मुझे आईएएस बनना है। तो नौकरी वाले बच्चे भी जिस जिस नौकरी में होते हैं वो आईएएस का सपना बनाए हुए रहते हैं। अब दिन भर, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं बच्चों, ये मेरी नौकरी है, तो वो अपनी नौकरी में व्यस्त होंगे। उसके बाद रात में जब उन्हें समय मिलेगा तो इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में इस वीडियो को देखेंगे, या आज का जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो कल सुबह देखेंगे। बीच बीच में आपके एक एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, तो वो बच्चा जब रिकॉर्डेड देखेगा तो रिदम टूटता है। एक बच्चे के लिए हजारों बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, उनका भी रिदम टूटता है। तो जब मैं 15-20 मिनट के बाद पूछता हूं कि बच्चों यहां तक का मुद्दा सही है, यहां तक का मामला समझ में आया, तो उस समय आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न भी कौन से पूछेंगे, जो विषय वस्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो इधर उधर का प्रश्न है वो शनिवार के दिन डाउट क्लियरिंग सेशन में
होगा। ठीक है, तैयारी कैसे करें, किताब कैसे पढ़ें, सबसे कॉमन क्वेश्चन है सर इतिहास पढ़ता हूं भूल जाता है, क्या करें, ये सब शनिवार को हम लोग इधर उधर की बातें किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि समय काल का निर्धारण। वैदिक काल को कितने भागों में बांटते हैं? वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है ऋग्वैदिक काल है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो जिसे वैदिक संस्कृति कहते हैं वो 2 भागों में बटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 500 सालों का समय काल ऋग्वैदिक काल का है, 400 सालों का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का है, कुल 900 सालों का ये समय है। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी वैदिक काल में जो लोग हैं उन्हें क्या कहते थे? वैदिक काल के लोगों को आर्य कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं अगला मुद्दा कि आर्य कौन थे। काल विभाजन हो गया भाई, अब देखते हैं कि आर्य कौन थे। अगला मुद्दा क्या है, आर्य कौन थे? तो आर्य कहां का शब्द है? आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? द बेस्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। आजकल नाम सुनते होंगे, बहुत सारे लोगों का नाम आर्यन होता है। आर्यन भाई, आर्य से जुड़ा हुआ आर्यन मींस की द बेस्ट, श्रेष्ठ। अब बच्चों मुद्दा क्या होता है कि आर्य कौन थे? आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब जो है श्रेष्ठ है। अब अगला मुद्दा है कि आर्य कहां से आए थे? आर्य कहां से आए थे? आर्य कहां से आए थे, इस पर क्या है, इस मुद्दे पर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों में मतभेद है। There are the various views of the historians regarding the from where the Aryans came. आर्य कहां से आए थे, इस पे 3 इतिहासकारों का मत लिया जाता है। कौन कौन है भाई? तो पहला जो मत है वो बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ऋग्वेद में ऐसे जगह के बारे में वर्णन किया गया है जहां पे 6 महीने का दिन होता था, 6 महीने का रात होता था। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं भाई 6 महीने का दिन तो उत्तरी ध्रुव पे होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब बच्चों कौन आते हैं? तो अगले जो हैं दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो हैं हिमालय पर्वत से आए थे। हिमालय पर्वत से आए थे। हिमालय पर्वत मींस की तिब्बत क्षेत्र से आए थे। ऋग्वेद में मुंजवंत पर्वत के बारे में उल्लेख मिलता है, तो जो मुंजवंत पर्वत है उसकी तुलना जो है हिमालय से किया जाता है। ठंडे प्रदेश से आए थे तो ये कहते हैं कि तिब्बत क्षेत्र से आए हैं। इस कड़ी में बच्चों जो एक लंबे समय से सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत था वो किसका था? तो अगले जो हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम जो है मैक्स मूलर है। ये साम्राज्यवादी जो हैं इतिहासकार हैं। मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अब भाई इनका भी कुछ दृष्टिकोण होगा कि आर्य मध्य एशिया से कैसे आ गए। इनका भी भाई कुछ तो दृष्टिकोण होगा ना कि मध्य एशिया से कैसे आ गए। तो ये कहते हैं कि ये भारत का नक्शा मान लीजिए कि है, और ये जो है मध्य एशिया है। मध्य एशिया का मतलब बच्चों आज का कौन सा क्षेत्र है? मध्य एशिया का मतलब आज का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है। आर्य कौन लोग थे? तो आर्य श्रेष्ठ हैं। और ये जो हैं आर्य कौन थे? तो ये घुमंतु और जनजातीय लोग थे। जनजातीय लोग थे। दे वेर द ट्राइबल एंड द वांडरर्स पीपुल। अब घुमंतु हैं भाई तो एक स्थान से दूसरे स्थान बंजारा जीवन जीना इनका अपना जीवन शैली होता है। तो मध्य एशिया से चलते हैं और मध्य एशिया से कहां पे आते हैं? तो मध्य एशिया से अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत है?
हिंदू कुश पर्वतमाला पर आते हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला में बच्चों खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा से होते हुए ये आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। इन्हें पराजित करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दक्षिण भारत में ढकेल देते हैं, और इस क्षेत्र पे ऋग्वैदिक आर्य जो है वो कब्जा कर लेते हैं। अब अपने मत के समर्थन में मैक्स मुलर आगे क्या कहते हैं, तो कहते हैं जनाब ये जो सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य आए, ये आर्यों की मात्र एक शाखा है, केवल एक ब्रांच जो है वो यहां पर आया। अगला क्या बताते हैं कि अगली शाखा जो है हिंदू कुश पर्वतमाला से घूम गई, और घूम करके कहां पर, तो कहते हैं कि ये ईरान है, एक शाखा ईरान में रुकी, फिर आगे बढ़े जो है इराक होते हुए, ये कहां पे गए, टर्की होते हुए, इनकी एक शाखा यूरोप में चली गई। बच्चों जो मैक्स मुलर है वो कह रहे हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए, तो आर्य की एक शाखा जो है सप्त सैंधव प्रदेश में आई, यहां के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हरा दिया। कैसे हरा दिया, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, पीस लवर हैं, हरा करके उनको दक्षिण भारत में ढकेल दिया। अगली शाखा कहां पे, अगली शाखा ईरान, इराक, टर्की होते हुए यूरोप में, कुछ यहां रुके, कुछ यहां रुके। अब अपने मत के समर्थन में आर्य मध्य एशिया से आए हैं, उन्होंने क्या कहा, तो मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य क्या थे भाई, तो आर्य जो हैं भारोपीय समुदाय के भाषा बोलते थे। आर्य जो हैं भारोपीय समुदाय की भाषा बोलते थे। अब ये कहते हैं कि एक नया भाषा वर्ग है जो भारत और यूरोप में बोला जा रहा है, तो भारोपीय समुदाय की भाषा बोलते हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि अंग्रेजी का शब्द जो है मदर, और संस्कृत में जो मातृ है, इसमें समानता है। अंग्रेजी का शब्द जो मदर है, संस्कृत का जो मातृ है, करें एक ही भाषा समुदाय का शब्द है। ईरान का, जैसे बच्चों हम लोगों का गीता बड़ा ही पवित्र धर्म ग्रंथ है, इस्लाम में कुरान बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है, ईसाइयों का बाइबिल बहुत पवित्र ग्रंथ है, वैसे ही पवित्र ईरानी धर्म ग्रंथ जेंद अवेस्ता के कुछ कथानक भारतीय आर्यों से समानता दिखाते हैं, आर्यों से समानता दर्शाते हैं। जैसे ईरानी जो बच्चों हैं, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, किसी को पता है भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? भारत का नाम बच्चों हिंदुस्तान कैसे पड़ा? इसमें एक बात मुझे ये बताइए, केवल संकल्प 2.0 वाले ही हैं या कोई और बैच इसमें मर्ज है? ये बेटा जो बैच है वो केवल संकल्प 2.0 वाले हैं या इसमें और कोई हैं? फटाफट बताइए। जो है केवल संकल्प 2.0 वाले ही है ना। हिंदुस्तान शब्द सिंधु को ईरानी जो लोग थे वो स को ह बोलते थे, ठीक है, तो स को ह बोलते थे। संकल्प भी है बेटा, मतलब संकल्प 2.0 और संकल्प अलग अलग है क्या? जैसे संकल्प 2.0 वाले ही है ना, 2026 वाले ही है बस केवल, ठीक है बेटा। तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि सर आप इतना स्लो क्यों पढ़ाते हैं, आपको बेटा एसएससी वाले टीचर से पढ़ने की आदत होगी। एसएससी वाले जो मास्टर साहब होते हैं ना, जो वनडे एग्जाम वाले टीचर होते हैं, वो घोड़े पे सवार रहते हैं, तो इतना तेजी से राजधानी एक्सप्रेस जैसे चलती है वैसे उनका इतिहास चलता है, और जब तक पता चलता है बैच शुरू हुआ तब तक तो बैच खत्म हो जाता है। ये आईएएस की बैच है, आईएएस में इसी तरह से चलते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों जो है, तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कि ईरानी लोग स को ह कहते थे, स को ह कर, सिंधु को वो लोग हिंदू कहते थे। सिंधु क्षेत्र में जो लोग रहते थे तो उसे सिंधुस्तान न कह के हिंदुस्तान कहते थे। तो हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश जो कहते हैं, जेंद अवस्था में उसके संदर्भ में कौन सा शब्द मिलता है, तो जेंद अवस्था में जो शब्द है उसमें जो है, अच्छा इसमें दो बैच है, ओके। ममता को मैंने देखा, ममता नाम की स्टूडेंट है, तो मुझे तब जाकर के शंका हुआ कि कहीं ये कोई दूसरा बैच भी इसमें मर्ज हुआ है क्या। चलिए बच्चों जो है, तो आइए बच्चों जो है, तो ये सप्त सैंधव को हप्त हैंधव कह रहे थे, तो स को ह है तो सप्त सैंधव को हप्त हैंधव कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान के लोग जो हैं सप्त सैंधव प्रदेश से परिचित हैं। ऐसे कई सारे जो हैं शब्द हैं जो जेंद अवस्था में मिलते हैं। तो इन बातों से क्या समझ में आता है, इन बातों से यह समझ में आता है जो है कि इनका जो सिद्धांत है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये हो गया कि भाई मध्य एशिया से आए थे, एक शाखा भारत में आ गई, फिर ईरान, इराक, टर्की और यूरोप में कुछ शाखाएं जो है बस्ती चली गई, लेकिन ये थे सब एक ही लोग। कैसे भाई? क्योंकि एक ही समुदाय की भाषा, किस समुदाय की भाषा? भारोपीय समुदाय की भाषा जो है वो बोलते थे। चलिए बेटा बताइए जो है, 3 मुद्दा हम लोग अभी तक देखें।
काल विभाजन देखा गया, आर्य कौन थे, आर्य कहां से आए थे, ये 3 मुद्दा जो है वो पल्ले पड़ा या जो है कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 3 मुद्दे पे हम लोग वैदिक काल में चर्चा किए हैं। ये बच्चों क्लियर है या इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 3 मुद्दा हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने काल विभाजन किया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल 500 साल का, उत्तर वैदिक काल 1000 साल का। आर्य कौन थे, ये श्रेष्ठ लोग थे, संस्कृत भाषा का शब्द है, ये घुमंतु और जनजातीय लोग थे। कहां से आए थे, तो जो मैक्स मूलर है वो कह रहे हैं मध्य एशिया से आए थे। उसके पीछे उन्होंने भाषा वाली कहानी गढ़ी, तो भाषा वाली कहानी का क्या रोल है उसे मैंने बता दिया। उसके अलावा बच्चों जो है 6 महीने का दिन है, 6 महीने का रात है, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव कह देते हैं, दयानंद सरस्वती तिब्बत क्षेत्र कह देते हैं। बस यही कहानी तो हम लोग अभी तक किए हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं कि आर्य कौन थे, कहां से आए थे। अब आर्यों का भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। आर्यों का भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। जो आर्यों का भौगोलिक विस्तार है इसे 2 भागों में समझा जाएगा। पहला जो है ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार, और अगला जो है उत्तर वैदिक आर्यों का जो है भौगोलिक विस्तार। अगला मुद्दा जो है वह है उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस एंड द ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द लेटर वैदिक आर्यंस। आइए तो देखते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां पे है। तो ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश में है। सप्त सैंधव प्रदेश में था। कैसे पता चलता है सप्त सैंधव प्रदेश में था, तो ऋग्वेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद में सिंधु और उसकी सहायक नदियों की, सिंधु और उसके सहायक नदियों का प्रमुखता से उल्लेख हुआ है, प्रमुखता से उल्लेख हुआ है। अभी बच्चों कहा जाए कुछ अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में क्या बताएंगे, यही बताएंगे ना कि मैं XYZ, मैं यहां का रहने वाला हूं, मेरा बचपन जो है इस अंचल के, इस जो जनपद के, इस प्रखंड के, इस फला गांव में बीता। अब आपकी शिक्षा, तो जो आपके जीवन में हुआ है वही आप बताएंगे ना, तीसरी दुनिया की बात थोड़ी बताएंगे। मुद्दे की बात है बच्चों की जो ऋग्वेद है, जहां पे रहते हैं वहीं के नदियों का, झील का, झरनों का और प्रकृति के बारे में बात करेंगे ना। हमारे देश में ऐसा होता है, हमारे क्षेत्र में ऐसा। तो ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां पे है, सप्त सैंधव प्रदेश में है। क्यों, क्योंकि ऋग्वेद में इन्हीं सारी नदियों का उल्लेख मिलता है। परंतु क्या है भाई, परंतु इनका विस्तार जो है, ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नहीं था। कैसे भाई नहीं था, क्योंकि यमुना नदी के बारे में केवल 3 बार उल्लेख मिलता है, और गंगा नदी के बारे में केवल 1 बार उल्लेख मिलता है। तो वी गेट द मेंशनिंग ऑफ द यमुना रिवर ओनली 3 टाइम्स इन द ऋग्वेदा एंड द गंगा रिवर ओनली वंस इन ऋग्वेदा। जिस क्षेत्र में नहीं थे वहां के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नहीं थे। और कहानी भी जस्टिफाई हो जाती है, भाई मध्य एशिया से आए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हरा करके उन्हें दक्षिण भारत भगा दिया, और उसी क्षेत्र में रह रहे हैं। ऋग्वेद में उसी क्षेत्र के नदियों के बारे में चर्चा मिल रहा है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठीक है भाई, बात आगे बढ़ी जो है, और बात आगे बढ़ी तो यह हुआ कि उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत अभी मैंने बताया कब से होता है। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत जो है 1000 ईसा पूर्व से होता है। इसी 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इसी 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, लोहे की खोज कब हुआ था, 1000 BC में हुआ था। 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज हुआ, तो लोहा क्या है, लोहा बहुत ही कठोर धातु है। रेलगाड़ी बच्चों किसका बना है, लोहे का बना है। रेल का पहिया किसका बना है, लोहे का बना है। खेती करने के लिए जो भी औजार हैं, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, हल है, लोहे का बना हुआ है। युद्ध लड़ने के लिए उस जमाने में या इस जमाने में पिस्टल है, AK-47 है, AK-50, सब लोहे का बना कठोर धातु है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, कहने का मतलब यह है कि लोहा क्या है, एक कठोर धातु है।
आज बच्चों क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस अभी कुछ दिन पहले ही था ना। इस बार गर्मी का रिकॉर्ड कब तक का टूटा? अभी मैं नोट्स में श्वेता जो है लिखवा रहा हूं, श्वेता सिंघानिया नाम है भाई, शाबाश बेटा। तो करेंगे सर कौन कौन सी नदी के बारे में उल्लेख है बता दीजिए, अभी मैं नोट्स बनवाऊंगा उसमें लिखवा रहा हूं। तो कहने का बच्चों अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि आज पेड़ लगाना हमारे लिए क्या है, हमारे लिए चुनौती है। 140 साल के गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। सूरज देव जैसे लग रहा है कि जिंदा ही फूक देंगे, इतना ज्यादा गर्मी है, हवा में इतना ज्यादा तपिश है। वो जमाना था बच्चों। आज वृक्ष को लगाना जो है सबसे बड़ी चुनौती है। हमेशा आप देखेंगे ये जनजागरूकता चलता रहता है कि वृक्ष लगाइए, वृक्ष ही भविष्य है। वो जमाना बच्चों क्या था? वो जमाना था चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो जंगल को काटना और काट करके उसे कृषि योग्य मैदान बनाना, ये उस जमाने की चुनौती थी। लोहे की खोज हुआ 1000 ईसा पूर्व में। लोहा था नहीं भाई, तो पेड़ को काटे कैसे? आरी जो बनता है वो भी तो लोहे का ही बनता है। कुदाल है, आरी है, फावड़ा है, जो भी कुछ है लोहे का ही बनता है। तो मुद्दे की बात बच्चों क्या है? मुद्दे की बात यह है कि जंगल ही जंगल थे, लोहा धातु था ही नहीं। 1000 ईसा पूर्व में क्या होता है? लोहे धातु की खोज होती है। लौह धातु से क्या होता है? लौह धातु से क्या होता है? एक बेटा ना आप लोग को मेंटोरशिप भी मिलता है। मेंटोरशिप पे भी ना आप कुछ प्रश्न उनसे अपने मेंटोर से अभी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के बच्चों, ये जो लोगो है इसके ब्रांड वैल्यू को समझिएगा। इस बार का सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन में मेंटोर जो आप लोग हैं ना, उनके मेंटोर को हल्के मुखर्जी नगर में वो कौन सी मैडम है भाई, अभी मुझे नाम नहीं पता है, ऑफलाइन पे बैठती हैं, मुझे नाम नहीं बेटा पता है। वो टोक्यो में रही हैं, मतलब जापान में रही हैं। यहाँ से एक दिन बता रही थी भाई जो है, यहाँ से उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, उसके बाद फिर वो कैंपस हुआ, कैंपस के बाद वो जापान चली गई, जापान से फिर आई इंडिया और आकर के फिर यहाँ से उनके नाना वाना भी आईएएस ऑफिसर हैं, मतलब रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। फिर वो तैयारी कर रही हैं, 3 बार इंटरव्यू दे चुकी हैं। तो मेंटोर को आप हल्के में मत लीजिएगा। करोलबाग सेंटर पे जो इंग्लिश मीडियम के हम लोगों की एक मेंटोर है, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, उनका फाइनल सिलेक्शन इस बार जो है समथिंग 584 या कुछ ऐसे करके उनका रैंक है। तो जो मेंटोर आपके हैं बच्चों, वो बड़े ही क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं। तो आप लोगों को फैसिलिटी है मेंटोरशिप वो करने का। हाँ, 360 बैच में शायद मेंटोरशिप अवेलेबल है, तो आप कुछ चीजें वहां भी पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों जो है ये जो है, तो आगे हम लोग क्या नाम है इसका भाई, तो अगली कहानी क्या है कि उत्तर वैदिक काल में जो है इनका विस्तार कहां तक रहता है? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार, अब वही कहानी शुरू होती है। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सी कथा है? विदेह माधव की कथा है। जो विदेह, राजा विदेह माधव की कथा है, इसमें क्या कहा गया है कि जो राजा विदेह माधव हैं, इन्होंने आर्य संस्कृति का, मतलब कहानी कुछ ऐसा है कि वैश्वांतर अग्नि को धारण करके कहां तक गए? वैश्वांतर अग्नि को धारण करके सदानीरा नदी तक गए। विदेह माधव की कथा से हमें क्या पता चलता है कि आर्य संस्कृति का विस्तार सदानीरा नदी तक हुआ। सदानीरा नदी तक हुआ। यही जो सदानीरा नदी है बच्चों, यही क्या है? तो यही सदानीरा नदी जो है वो गंडक नदी है। वो गंडक नदी है। अब मुझे कोई बच्चा बताइए, किसी को पता है गंडक नदी कहां पे बहती है? गंडक नदी बेटा कहां पे बहता है, किसी को पता है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए जो है गंडक नदी कहां पे बहती है, ये पता है किसी को? गंडक नदी कहां पे बहता है? अरे भाई बिहार वाले बच्चे इस बैच में नहीं है क्या? बिहार का कोई है इसमें भाई? गंडक नदी बिहार में बहती है, सिंपल सा वो है। तो इस तरीके से आर्य संस्कृति का विस्तार कहां पे हुआ? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, गंडक नदी मींस क्या है? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र तक हुआ। मैदानी क्षेत्र तक हुआ। दिस वॉज वॉट? दिस वॉज द समथिंग द expansion of the Aryan culture that was up to the Gandak river. We get the story of the Videha Madhav in Satapatha Brahman literature, Gangetic plain area. तो चलिए बच्चों, दो मुद्दा था। दो मुद्दा क्या था? तो दो मुद्दा था कि ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार सिंधु प्रदेश में है। उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र तक हुआ। यहां तक का बच्चों मामला सही है? यहां तक का मामला सही है। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा है, एक प्रश्न लिख लीजिए, आर्यों के भारतवर्ष में
भौगोलिक विस्तार को निर्धारित करते हुए आर्य संस्कृति के सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें। प्रश्न है बच्चों, आर्यों के भारतवर्ष में भौगोलिक विस्तार को निर्धारित करते हुए आर्य संस्कृति के सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें। चलिए, तो अब अगला मुद्दा हम लोग का क्या है भाई? अगला मुद्दा है कि सामान्य विशेषताएं क्या हैं? आर्य संस्कृति की जो हैं सामान्य विशेषताएं क्या हैं? आर्य संस्कृति के सामान्य विशेषताएं क्या हैं? तो द जर्नलिस्टिक फीचर ऑफ द आर्यन कल्चर, 4-5 इनकी सामान्य विशेषताएं हैं भाई। कौन सी सामान्य विशेषता है? तो पहली सामान्य विशेषता जो है, आर्य संस्कृति पितृसत्तात्मक समाज था। अगली विशेषता क्या है? स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किसी भी शुभ अवसर पर करते थे। देयर वॉज द यूज ऑफ द स्वास्तिक सिंबल ऑफ एनी ऑस्पिशियस ओकेजन और द फेस्टिव सीजन। अगला बच्चों आते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो आर्य युद्ध प्रिय जनजातीय लोग थे। अगली विशेषता क्या है? आर्य घोड़ों और रथों का प्रयोग करते थे। अगला बच्चों क्या है? इनके द्वारा यज्ञों का आयोजन किया जाता था। आर्य जो हैं प्रकृति पूजक एवं यज्ञों का आयोजन करते थे। प्रकृति की पूजा मतलब सूर्य की पूजा, नदी की पूजा, आंधी तूफान के देवता की पूजा, वनस्पति की पूजा, तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से अलग कैसे हैं भाई? तो यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं। यजुर्वेद जो है वो यज्ञों से ही संबंधित है। चलिए बेटा जो है, तो ये हम लोगों का जनरल फीचर तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां तक हम लोगों ने आज की चर्चा की है वहां तक का नोट्स बनाएंगे। पहले नोट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद मुख्य विशेषता जो राजनीतिक विशेषता है, सामाजिक विशेषता है, आर्थिक विशेषता है, धार्मिक विशेषता है, उसे हम लोग देखा जाएगा। बेटा अगर कान में ना क्या कहा जाए, कान में क्या चला जाता है तो सुनाई नहीं देता है, उसको कान को ऐसे ऐसे करके खोल लीजिए। करके खोल लेंगे तो फिर शायद मेरी बात आपके पास ज्यादा सहज तरीके से पहुंचेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा जो है कि प्राचीन भारत खत्म होने के बाद भी 30% से 40% सिलेबस बचा है, जिसे आप कहां पढ़ेंगे? आप कला और संस्कृति में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो कैसे ये बात समझ में आएगा बताइए? चलिए बच्चों जो है, हेडिंग दे दीजिए वैदिक काल, हेडिंग दे दीजिए वैदिक काल, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए कालखंड का विभाजन। कालखंड का विभाजन आज से बेटा नोट्स बनेगा। हाँ बिल्कुल, कालखंड का विभाजन। वैदिक काल का समयकाल, वैदिक काल का समयकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल का समयकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तथा संपूर्ण वैदिक काल को 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। जो मेरे साथ साथी नोट्स बना लिए हैं तो बैठ करके थोड़ा चाय वाय पी लीजिए, थोड़ा सब्र रख लीजिए। 5 उंगलियां बच्चों बराबर नहीं है, तो इस तरीके से हर बच्चों की प्रतिभा जो है, समझ का स्तर समान नहीं है, तो सबको साथ लेके चलना है। सबका साथ और सबका विकास जो है वो सुनिश्चित करना है। लेकिन जो बना लिए हैं उनके लिए भी सुझाव, बहुत सारे नए पॉइंट आएंगे तो आप उसे अपना ऐड कर लीजिएगा या जैसे भी कीजिएगा। तो लिखिए, जिसे 2 वैदिक काल को 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। डैश देखिए, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय काल
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, आर्य कौन, अगला बेटा हेडिंग देना है, आर्य कौन थे एवं कहां से आए थे। आर्य कौन थे एवं कहां से आए थे। लिखिए, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। हाँ, ये डेली क्लास नोट्स के पीडीएफ में आ जाएगा बेटा, जितना मैं लिखवा रहा हूं ये सब प्रिंटेड फॉर्म में डेली क्लास नोट्स के पीडीएफ में आ जाएगा। जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है, फुल स्टॉप। आर्य, ऋग्वैदिक आर्य, ऋग्वैदिक आर्य घुमंतु एवं जनजातीय लोग थे। ऋग्वैदिक आर्य घुमंतु एवं जनजातीय लोग थे, घुमंतु एवं जनजातीय लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्य कहां से आए थे। आर्य कहां से आए थे, यह एक विवादास्पद मुद्दा है, यह एक विवादास्पद मुद्दा है, फुल स्टॉप। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, तथा दयानंद सरस्वती के अनुसार, तथा दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे, आर्य तिब्बत से आए थे। जबकि मैक्स मूलर ने, जबकि मैक्स मूलर ने आर्यों का संबंध, जबकि मैक्स मूलर ने आर्यों का संबंध मध्य एशिया से जोड़ने का प्रयास किया है, मध्य एशिया से जोड़ने का प्रयास किया है। नेक्स्ट कीजिए, मध्य एशिया से आर्यों के आगमन संबंधी, मध्य एशिया से आर्यों के आगमन संबंधी मैक्स मूलर का तर्क है कि, मध्य एशिया से आर्यों के आगमन संबंधी मैक्स मूलर का तर्क है कि जिस सप्त सैंधव प्रदेश में, जिस सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, वहां पर आर्य मध्य एशिया से होते हुए, वहां से आर्य मध्य एशिया से होते हुए हिंदू कुश पर्वतमाला को, मध्य एशिया से होते हुए हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करके आए थे, हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करके आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारोपी समुदाय की, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारोपी समुदाय की, आर्य भारोपी समुदाय की भाषा बोलते थे, आर्य भारोपी समुदाय की भाषा बोलते थे, तथा इसकी साम्यता, इसकी साम्यता अंग्रेजी और संस्कृत के कुछ शब्दों से होता है, तथा इसकी साम्यता अंग्रेजी और संस्कृत के कुछ शब्दों से, अंग्रेजी और संस्कृत के कुछ शब्दों से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी और संस्कृत के कुछ शब्दों से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता, इसी प्रकार ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता और वैदिक साहित्य के कथानकों में समानता देखने को मिलता है, वैदिक साहित्य के कथानकों में समानता देखने को मिलता है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, आर्यों का भौगोलिक विस्तार, आर्यों का भौगोलिक विस्तार। लिख लीजिए बेटा, अभी मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूं कि नोट्स लिखवाना है। 150 कहेंगे बेटा कि नहीं लिखवाना है, तो उस हिसाब से हजारों का क्लास है ना, हजारों छात्र इसमें हैं, तो उस हिसाब से जो है हम लोग, अगर मेजॉरिटी में मुझे कमेंट बॉक्स में दिख गया कि नहीं लिखवाना है, तो इसके पिछले का जो पिछला बैच था उसमें मैंने ना तो प्राचीन का कोई भी नोट्स लिखवाया, ना तो मध्यकाल का लिखवाया, क्योंकि बच्चे स्मार्ट थे, बच्चे स्मार्ट नहीं थे, बैच स्मार्ट था, बैच स्मार्ट था, तो मैंने कुछ नहीं लिखवाया, अपना प्रवचन जो देना है बेटा प्रवचन दे दिया और बाकी डेली क्लास नोट्स में आ गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नोट्स न मिले तो उनका खाना ही ना पचे, अगर नोट्स न लिखवाया जाए तो खाना ही ना पचे। तो पहले लिख लीजिए, भागा नहीं जा रहा है कि सब कुछ आज ही आपका लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 15 मिनट बेटा पेशेंस रख करके लिख लीजिए। लिखिए जो है आर्यों का भौगोलिक विस्तार, और उसमें लिखिए ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। लिखिए आर्य संस्कृत भाषा का शब्द, सॉरी, आर्यों का, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। यानी इतना ज्यादा आप लोगों के अंदर ऊर्जा है ना, इतना ज्यादा कमेंट कर रहे हैं ना कि थोड़ा धैर्य बनाइए, कुछ दिन में अभी ढलने में आपको लगेगा, माहौल को समझने में भी कुछ दिन लगेगा। इतना बेचैन क्यों हुए हैं? जो एनर्जी है उसे थोड़ा बचा करके रखिए, सृजनात्मक और सार्थक दिशा में लगाइए।
बिना मतलब का जो है अपना जो है ज्ञान बांटे। मुझे बेटा आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले जो लिखने वाले हैं वो लिखते जाइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। लिखिए, आर्यों का भौगोलिक विस्तार वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में, वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में था, वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। और ऋग्वेद में यहां की नदियां, और ऋग्वेद में यहां की नदियां क्रुमु, कोई बच्चा कर रहा था ना कौन कौन सी नदी है, ऋग्वेद में यहां की नदियां क्रुमु, अगला जो है गोमल, क्रुमु हो गया, अगला जो है गोमल, अगला जो है क्रुमु, गोमल, सुवास्तु, सुवास्तु नदी का उल्लेख मिलता है। क्रुमु, गोमल, सुवास्तु नदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों का विस्तार वर्तमान पाकिस्तान और, आर्यों का विस्तार वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में था, उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में था, जिसका उल्लेख हमें इस क्षेत्र की सिंधु और उसके, इस क्षेत्र की सिंधु और उसके सहायक नदी क्षेत्र से होता है, सिंधु और उसके सहायक नदी क्षेत्र से होता है। हेडिंग दे दीजिए, उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार। हेडिंग है बच्चों, उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार। देखिए, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जिस यमुना नदी का मात्र 3 बार, जिस यमुना नदी का मात्र 3 बार और गंगा नदी का मात्र 1 बार, और गंगा नदी का मात्र 1 बार उल्लेख मिलता है, मात्र 1 बार उल्लेख मिलता है। अब उत्तर वैदिक काल, अब उत्तर वैदिक काल के आर्य लोहे की खोज होने के पश्चात, अब उत्तर वैदिक काल के आर्य लोहे की खोज होने के पश्चात उनका भौगोलिक विस्तार, उनका भौगोलिक विस्तार गंगा और उसके मैदानी क्षेत्र में हो गया, गंगा और उसके मैदानी क्षेत्र में हो गया, गंगा और उसके मैदानी क्षेत्र में हो गया, जिसका उल्लेख, जिसका उल्लेख हमें, जिसका उल्लेख हमें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसका उल्लेख हमें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह माधव की कथा में, विदेह माधव की कथा में आर्य संस्कृति का विस्तार, जिसका उल्लेख हमें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह माधव की कथा में आर्य संस्कृति का विस्तार सदा नीरा नदी तक, सदा नीरा नदी तक, ब्रैकेट में गंडक नदी बिहार, सदा नीरा नदी तक, ब्रैकेट में गंडक नदी बिहार, ब्रैकेट क्लोज, सदा नीरा नदी तक मिलता है, मिलता है। अब बच्चों एक बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स में कर लीजिए, बॉक्स में एक तरफ होगा नदियों के प्राचीन, ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए, ऐसे कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए नदियों के प्राचीन नाम, यहां पे कर लीजिए वर्तमान, वर्तमान नदियां, या वर्तमान में नदी कर लीजिए, वर्तमान में नदी। मतलब उस जमाने में कुछ दूसरा कहा जाता था, आज कुछ दूसरा कहा जाता है। पहला अस्किनी है, इसको करते चलिए मेरे साथ ही साथ, अस्किनी है, अस्किनी बच्चों आज इसे चिनाब नदी कहते हैं। अगला जो है विपाशा है, विपाशा जो है व्यास नदी है, विपाशा है, विपाशा आज की व्यास नदी है। अगला बच्चों पुरुषणी है, पुरुषणी आज की रावी नदी है, पुरुषणी रावी नदी है। अगला जो है वितस्ता है, वितस्ता आज की झेलम है, वितस्ता ये वर्तमान की झेलम नदी है। अगला कर लीजिए कुंभा, काबुल नदी वर्तमान की है, कुंभा, कुंभा जो है आज की कौन सी नदी है, काबुल नदी है। अगला जो बच्चों है सदानीरा है, कौन सा है, सदानीरा है, जो सदानीरा नदी है वो आज की कौन सी नदी है, गंडक नदी है। अगला जो है सतुद्री है, सतुद्री जो है आज की सतलज नदी है, सतलज नदी है। एक और है द्विशद्वती, द्विशद्वती ये आज की घग्घर नदी है, घग्घर नदी है। तो कभी कभी वो पूछ लेता है, तो ये बॉक्स कर लीजिए, इस बॉक्स से आपको क्लियर हो जाएगा। अस्किनी बच्चों जो है वो आज की चिनाब नदी है, विपाशा जो है व्यास नदी है, पुरुषणी जो है रावी नदी है, वितस्ता जो है झेलम है, कुंभा जो है वो काबुल है, सदानीरा जो है गंडक है, सतुद्री सतलज है, द्विशद्वती घग्घर नदी है। ठीक है, वैदिक काल की सामान्य विशेषताएं बेटा नहीं लिखवाऊंगा, सामान्य विशेषताएं मैंने यहां पे लिखा हुआ है, 10 मिनट में ये आपके
एप्लीकेशन पे अपलोड, जितना भी मैं हाथ से लिखता हूं वो सारा जो स्लाइड है 10 से 15 मिनट के अंदर आपके एप्लीकेशन पे लोड हो जाता है। तो अगर लिख लिए हैं तो अच्छा है, नहीं लिखे हैं तो ये 5 पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। चलिए, नोट्स वाला काम खत्म हो गया। अब बताइए क्या कह रहे थे, नोट्स नहीं बनाना है? जिनको बनाना है भाई वो हल्ला बोल के कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिनको नहीं बनाना है वो भी हल्ला बोल के कमेंट बॉक्स में हो जाइए। जिसका बहुमत दिखेगा उसी बहुमत के हिसाब से, बहुमत में बच्चों अगर 30% भी बच्चे कहेंगे कि बनाना है तो बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए, नहीं बनाने वाले भी देखिए जो है कि क्या आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं बच्चों, इसमें मेरा क्या है, मैं कहा ना पिछले वाले बैच में मैंने नोट्स बनवाया, उसके पिछले वाले बैच में प्राचीन और मध्यकाल में एक शब्द का नोट्स नहीं बनवाया, पूरा बस केवल 2-2 घंटे का प्रवचन चलता था। नोट्स में कंटेंट टीम को दे देता था, कंटेंट टीम डेली क्लास नोट्स में उसे वो कर देती थी। तो जैसा आप लोग कहेंगे बेटा, बनाएंगे तो आपके ही हित में है। अगर बनाएंगे तो लगभग रोज 40 से 45 मिनट नोट्स बनाना पड़ेगा, 45 मिनट के आसपास में नोट्स बनाना पड़ेगा, और लंबा समय अभी बिताना है। ये मत समझिए कि बस सब कुछ आज ही भागा जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे शुरू में सिलेबस हम लोग लेके चलते हैं, बच्चे ढल जाएं, माहौल में बच्चे ढल जाएं, थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुख्य विशेषता पर आते हैं। वैदिक काल की जो मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता में जो है वैदिक काल की और राजनैतिक दशा है। अब राजनैतिक दशा में बच्चों क्या होगा, 2 आएंगे। पहला मुद्दा होगा ऋग वैदिक काल की राजनैतिक दशा, और फिर जो है उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक दशा, उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक दशा। तो आइए ऋग वैदिक काल की राजनैतिक दशा को देखें और उसी के साथ साथ उत्तर वैदिक काल भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो राजनैतिक दशा का पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा बच्चों है कि शासन का स्वरूप कैसा था, शासन का स्वरूप कैसा था। शासन का स्वरूप ऋग वैदिक काल में कैसा है? तो ऋग वैदिक काल में आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैंने पहले ही स्लाइड में कहीं पे आप लोग को लिख के दिखाया था आर्य कौन थे। यहां पर क्या है बच्चों, आर्य घुमंतु हैं, घुमंतु मतलब बंजारा जीवन, आज यहां और कल वहां। और जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं। ट्राइबल जनजातीय लोगों को आप देखें ना, चमड़े की छाल लपेटे हुए हैं, एकदम से कह सकते हैं कि सभ्यता से कोसों दूर हैं, एक तरीके से रस्टिक हैं, जाहिल तरीके से, जाहिल शब्द बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ शब्द हो जाएगा, तो एक बड़ा ही परंपरागत तरीके की जीवन शैली जो है वो जीते हैं। अब चूंकि ये युद्ध प्रिय भी थे, ऋग वैदिक आर्य युद्ध प्रिय भी थे, तो राजनीतिक संरचना इनका कैसा होगा? तो राजनीतिक संरचना जो है, शासन का स्वरूप ऋग वैदिक काल में कबीलाई और जनजातीय शासन व्यवस्था आधारित राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। कबीलाई मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जनजातीय शासन व्यवस्था में राजाओं की दौर था। शासन के स्वरूप में बच्चों उत्तर वैदिक काल में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? तो अब घुमंतु जनजातीय जीवन अस्थाई हो गया था, और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही चल रहा है। वहां पे बच्चों घुमंतु हैं तो कबीलाई जीवन है, यहां पे अस्थाई हो गए हैं और राजतंत्र की ही शासन व्यवस्था है। तो उत्तर वैदिक काल में चारों दिशाओं के राजा को 4 अलग अलग नाम से जानते थे। उत्तर के राजा को विराट कहते थे, दक्षिण के राजा को भोज कहते थे, पूरब के राजा को सम्राट कहते थे, पश्चिम के राजा को एकराट कहते थे। अब कहने का मतलब बच्चों क्या है, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि अस्थाई वहां पे घुमंतु 500 सालों तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक घुमंतु थे, एक जगह थे ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में अस्थाई हो गए। अब राजा का हो गया कि आपका राज्य यहां से लेकर के फला फला जगह तक का ये आपका अपना राज्य है। एक जगह स्थायी हो गए तो राजा अलग अलग दिशा के अलग अलग नामों से जाने लगे। उत्तर का राजा विराट, दक्षिण का राजा भोज, पूरब का राजा सम्राट, पश्चिम का राजा एकराट। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या है। तो शासन का स्वरूप हो गया। अब देखते हैं कि प्रशासनिक संरचना कैसी है, ठीक है।
प्रशासनिक संरचना कैसा है? राजनीति में प्रशासनिक संस्थाएं कैसी हैं? तो प्रशासनिक संस्थाएं में हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में प्रशासनिक संस्थाएं कैसी हैं? ऋग्वेद की प्रशासनिक संस्थाएं कैसी हैं? आज भी बच्चों आप किसका हिस्सा बनेंगे? प्रशासन का ही हिस्सा बनेंगे ना। तो राजनीति अलग चीज है, प्रशासन अलग चीज है। राजनीति कैसे चलता है भाई? तो राजनीति बिना प्रशासन के सहयोग से राजनीति चलेगा ही नहीं। उस जमाने का भी हाल वैसा ही था। तो प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? प्रशासनिक संस्थाएं जो है, सभा है, समिति है और विदत है। और विदत है। सभा किसकी है? समाज के गणमान्य लोगों की संस्था है। गणमान्य लोगों की प्रशासनिक संस्था है। समिति जो है, समाज के जनसामान्य लोगों की प्रशासनिक संस्था है। विदत क्या है? विदत सबसे प्राचीन संस्था है। सबसे प्राचीन संस्था है। तो एक तरीके से क्या है भाई? एक तरीके से ये इनकी प्रशासनिक संस्थाएं हैं। प्रशासनिक संस्थाओं में जो है सभा, समिति और विदत है। सभा, समिति और विदत है। ये बेटा क्या नाम है इनका? अर्चना नाम है। आप बेटा क्या आपकी पढ़ाई क्या हुई है? आप इतिहास से एमए उमए की हैं क्या? एक बार बताएंगे बेटा तो मुझे आपके कमेंट का मतलब समझ में आएगा। बिल्कुल भी डीप में नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर ऊपर आपने पिछले 10 साल का देखा है? और बेटा अर्चना, जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, जो अभी आप कोर्स पढ़ रही हैं, इसका नाम पता है क्या? इसका नाम है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन। ये एमए की हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है। ये मास्टर ऑफ हिस्ट्री की क्लास बेटा नहीं चल रही है। अगर ये एमए की क्लास होता तो उसमें डीप में जाना है। अभी बैच शुरू हुआ है ना, बैच शुरू हुआ है तो सब लग रहा है कि बड़ा आसान आसान सा है। आपको मजाक लग रहा है? जितना हिस्ट्री आपको पढ़ना है, फिर पॉलिटी पढ़ना है, फिर जियोग्राफी पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, फिर साइंस एंड टेक पढ़ना है, फिर सोशियो एंड इकोनॉमिक इशूज पढ़ना है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, डोमेस्टिक इशूज पढ़ना है। अनंत संसार है बच्चों। इतना ही याद हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। अगर आप हिस्ट्री से एमए की हैं तो पॉलिटी आपके ऊपर से निकलेगा। अगर पॉलिटी नहीं निकलेगा तो इकोनॉमिक्स निकलेगा। ये जीएस का पेपर है। किसी का कोई इकोनॉमिक्स में एमए किया होगा, उसको इकोनॉमिक्स बहुत आसान सा लगेगा, उसको लगेगा बिल्कुल इकोनॉमिक्स में डीप में नहीं। अभी क्यों घबराई हैं? अभी सिलेबस आगे बढ़ने दीजिए ना। मैं प्रश्न पूछता भी बहुत हूं। जो आसान आसान आप बोल रही हैं, किसी दिन आप ही का नाम लूंगा कि बेटा अर्चना ये वाला प्रश्न है, जरा बताइए। डीप में नहीं है, डीप में जाना ही नहीं है, लेकिन ये सामान्य वाली चीजें भी 50% भूल जाएगा। चलिए जो है आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो है तो उत्तर वैदिक काल में क्या है भाई? तो प्रशासनिक संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में सभा जो है ये निरंतर रहा, मतलब 500 सालों के बाद भी गणमान्य लोगों की संस्था बनी रही। समिति भी जो था ये निरंतर रहा। और विदत जो संस्था है ये क्या है? ये लुप्त हो गया। ये लुप्त हो गया, ये समाप्त हो गया था जो है। तो चलिए बच्चों, दो मुद्दा हम लोगों ने देखा। पहला देखा शासन का स्वरूप कैसा है, दूसरा मुद्दा हम लोगों ने देखा कि प्रशासनिक संस्थाएं कैसी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक ढांचा कैसा है। प्रशासनिक जो है ढांचा कैसा है? तो जो प्रशासनिक ढांचा है, इसमें फिर से अगला मुद्दा कौन सा आता है? अगला मुद्दा आता है कि ऋग्वेद में कौन कौन से पदाधिकारी हैं? तो ऋग्वेद में जो हैं पुरोहित हैं, सेनानी हैं और ग्रामीणी हैं। और जो है ग्रामीणी हैं। पुरोहित जो है ये कौन है भाई? तो पुरोहित राजा के मुख्य सलाहकार हैं। राजा के मुख्य सलाहकार हैं। सेनानी जो हैं मुख्य सेनापति हैं। और ग्रामीणी जो हैं ये कबीले के मुखिया हैं। ये कबीले के मुखिया हैं। ठीक है। तो प्रशासनिक ढांचा जो है 3 है। राजा को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए 3 अधिकारी होते थे। अब आते हैं भाई और देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक ढांचा कैसा है। उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक ढांचा कैसा है? तो उत्तर वैदिक काल में ये तीनों जो अधिकारी हैं इनकी क्या है? इनकी जो है निरंतरता है। मतलब राजा को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए पुरोहित भी उत्तर वैदिक काल में है, सेनानी भी हैं और ग्रामीणी भी है। इसके अलावा बच्चों 2 और नए अधिकारी हैं। उत्तर वैदिक काल में दो नवीन
पदाधिकारी कौन है? तो दो नवीन पदाधिकारी स्पष्ट हैं। स्पष्ट किसे कहते हैं? स्पष्ट जो हैं जासूस को कहते हैं, और दूसरा जो है पूरब हैं, ये जो हैं किले को प्रधान को कहते हैं। तो ये दो नए अधिकारी उत्तर वैदिक 500 सालों के बाद दो नए आ गए। अब राजा एक जगह पे अस्थायी हो गया है, तो अब सोचता है कि कोई हमारे सत्ता को हिलाने ना पाए, तो जासूसी करवाना शुरू कर देता है, और साथ में अस्थायी हो गया है तो अपने राज्य की रक्षा के लिए किला बनवा रहा है। तो उसके प्रमुख को जो है पूरब कहा जाने लगा। तो चलिए बच्चों, ये ऋग वैदिक काल की प्रशासनिक राजनैतिक दशा, सॉरी वैदिक काल की राजनैतिक दशा, जिसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हम लोगों ने दोनों देखा, ये समाप्त हुआ। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब बेटा कबीला क्या होता है, जनजातीय क्या होता है, जा करके ना क्लास 6 में एडमिशन ले लीजिए, बच्चों के साथ बैठिए। क्लास 6 में भी बेटा मैं ज्यादा बता रहा हूं, तो क्या बताया जाए जब हालत यह है कि कबीला क्या होता है। विदेह माधव बेटा राजा हैं, विदेह माधव जो हैं वो राजा हैं, वो राजा की कहानी है। डाउट ऐसा पूछिए ना कि ये लगना चाहिए ना कि एक लोग कह रहे हैं सर आप कह रहे हैं डाउट पूछने के लिए, डाउट ऐसा पूछिए कि ये लगे कि मैं आईएएस का टीचर हूं, आईएएस की क्लास पढ़ा रहा हूं। डाउट ऐसा मत पूछिए ना कि हम लोगों के जमाने में बच्चों गदहिया गोल कहा जाता था, कि ऐसा ना लगे गदहिया गोल की क्लास पढ़ा रहा हूं। आप बेटा इतिहास पढ़ने आए, शब्दों की व्याख्या किया जाए कि शब्द मतलब क्या होता है, ये तो बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। कहीं ना कहीं से पढ़ाई करके ही आप इस मुकाम तक पहुंचे होंगे ना बेटा। जो एक लाइन है ना, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, ये आईएएस का बैच है बेटा जो है, तो उस आईएएस के बैच की मर्यादा का कम से कम जो है ध्यान रहे। ऐसा ऐसा शब्द पूछ रहे हैं कि वो क्लास 6 में भी बच्चों को नहीं बताया। मेरा बेटा भी क्लास 1 में है, सेकंड थर्ड में जाएगा तो ये सब शब्दों का अर्थ उसे समझाया जाएगा। डाउट मतलब एमए ही कुछ ही पूछते रहेंगे। तो आइए जो है अब क्या किया जाए, इसका नोट्स बना लिया जाए जो राजनीतिक दशा है, या आगे बढ़ लिया जाए सामाजिक दशा पर आ लिया जाए। थोड़ा सा बच्चों आप लोग नए नए ना 4-5 दिन 7 दिन आपको लगेगा पूरा ढलने में। जो एक माहौल होता है ना, नया माहौल है, नई चीजें हैं। आईएएस का भी अपना एक सांचा होता है, उस सांचे में आपको ढलना है। जैसे जैसे उस सांचे में आप ढलते जाएंगे वैसे वैसे जो अभी आज पहले क्लास की जो बौखलाहट है, बेचैनी है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो नोट्स जो है, चलिए भाई नोट्स वाले हैं तो लिखिए बेटा, जो है हेडिंग दे दीजिए जो है वैदिक काल की राजनीतिक दशा, वैदिक काल की राजनीतिक दशा। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप। लिखिए इस काल में राजनैतिक रूप से, इस काल में राजनैतिक रूप से, सॉरी शासन का स्वरूप में ऋग वैदिक काल में, पहला पॉइंट लिखिए ऋग वैदिक काल में शासन का स्वरूप, ऋग वैदिक काल में शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक कबीलाई शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक कबीलाई शासन व्यवस्था प्रचलन में था, राजतंत्रात्मक कबीलाई शासन व्यवस्था प्रचलन में था। फुल स्टॉप। लिखिए ऋग वैदिक कबीले को, ऋग वैदिक कबीले को जन कहा जाता था, जन कहा जाता था। अब बेटा लाइन चेंज कर लीजिए और लिखिए उत्तर वैदिक काल में, अगला पॉइंट जो है उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का राजतंत्रात्मक स्वरूप ही प्रचलित रहा, शासन व्यवस्था का राजतंत्रात्मक स्वरूप ही प्रचलित रहा, परंतु राजतंत्रात्मक स्वरूप ही प्रचलित रहा, परंतु जन के स्थान पर, जन के स्थान पर अब आर्यों का घुमंतु जीवन अस्थायी हो गया था। जन के स्थान पर अब घुमंतु जीवन अस्थायी हो गया था, और इस प्रकार राज्य का, और इस प्रकार राज्य का उदय हुआ, राज्य का उदय हुआ, तथा राजा धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे, तथा राजा धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे, और हर दिशा के राजा को, और हर दिशा के राजा को उनके विशिष्ट, हर दिशा के राजा को उनके विशिष्ट नामों से जाना जाने लगा, उनके विशिष्ट नामों से जाना जाने लगा। जैसे कि उत्तर भारत के राजा को, जैसे कि उत्तर भारत के राजा को
विराट तथा दक्षिण भारत के राजा को भोज, उत्तर भारत के राजा को विराट, दक्षिण भारत के राजा को भोज, कौमा पूरब के राजा को सम्राट तथा पश्चिम के राजा को एक राट कहा जाने लगा। पश्चिम के राजा को एक राट कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध हुआ था। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध हुआ था तथा भरत कुल के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। भरत कुल के राजा सुदास ने 10 राजाओं को पराजित किया था और इसी भारत कबीले के आधार पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। इसी भारत कबीले के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। अब बच्चों हेडिंग दे दीजिए, राजनैतिक संस्थाएं। हेडिंग देना है राजनैतिक संस्थाएं। लिखिए, ऋग्वैदिक काल में तीन प्रकार की राजनैतिक संस्थाएं प्रचलित थीं। 3 प्रकार की राजनैतिक संस्थाएं प्रचलित थीं। डैश देकर के लाइन चेंज, हेडिंग दे दीजिए सभा। उसके आगे लिखिए, सभा के आगे लिखिए, यह समाज के गणमान्य लोगों की संस्था थी। दूसरा लिखिए समिति, यह जनसाधारण वर्ग की राजनैतिक संस्था थी। नेक्स्ट विदत कर लीजिए, विदत, यह सबसे प्राचीन राजनैतिक संस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कीजिए, उत्तर वैदिक काल में ये तीनों राजनैतिक संस्थाएं निरंतर रही। और इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति निरंतर रही, या ऊपर की 2 राजनीतिक संस्थाएं निरंतर रही, तथा विदत संस्था विलुप्त हो गया था। सभा और समिति निरंतर रहा तथा विदत संस्था विलुप्त हो गया था। अब हेडिंग दे दीजिए प्रशासनिक ढांचा। लिखिए, ऋग्वैदिक काल में राजा को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए 3 प्रमुख पदाधिकारी थे। डैश देकर के लाइन चेंज, लिखिए पुरोहित राजा के मुख्य सलाहकार। दूसरा बच्चों लिखिए पुरोहित राजा के मुख्य सलाहकार। 1 बजे से बेटा ऑप्शनल की क्लास होगी, थोड़ा सा तेज लिखिए। सेनानी जो है प्रधान सेनापति, ग्रामीणी कबीले के मुखिया। सेनानी प्रधान सेनापति, ग्रामीणी कबीले के मुखिया। लाइन चेंज कीजिए। उत्तर वैदिक काल में इन तीनों पदाधिकारी के अलावा जासूस ब्रैकेट में स्पस, कॉमा किले का प्रधान ब्रैकेट में पूरब, जासूस ब्रैकेट में स्पस, कॉमा किले का प्रधान ब्रैकेट में पूरब का उल्लेख मिलता है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं और जो वैदिक काल का बचा हुआ पोर्शन है उसे हम लोग कंप्लीट किया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, कल पुनः हम लोग इसी समय इसी मंच पर जो है मिला जाएगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।